तो बच्चों अभी तक जो कोलिजन करा रहे थे वो कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट हो रही थी और उनके बीच में कोलिजन हो रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरफेस को फिक्स कर दे रहा हूँ, है ना, इसको ग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसको, या कोई भी ऐसे सरफेस जो मूव नहीं करने वाला, बिल्कुल भारी है, मूव नहीं कर रहा, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कोलिजन विद ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है। मान लो एक ब्लॉक है या एक बॉल है जो यू वेलोसिटी से इसको हिट करने वाला है ना। मैंने इनके बीच में गैप काफ़ी दिखाया है, जबकि ये इसको जस्ट मारने वाला है, हिट करने वाला है। ठीक, तो मैं इस ग्राउंड को ले लेता हूँ 1 और इस बॉल को ले लेता हूँ 2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो मैंने 1 इसको लिया, 2 इसको लिया है, क्योंकि ग्राउंड ना कोलिजन के पहले मूव करेगा ना कोलिजन के बाद मूव करेगा। कभी आप फर्श से अगर इस बॉल को हिट करते हो या दीवार में हिट करते हो तो वो दीवार तो मूव नहीं होती है, नहीं फर्श नीचे मूव करता है, तो 1 हमेशा 0 रहेगा, तो ये वाले भी 0 रहेगा, ये वाले भी 0 रहेगा। ठीक है ना, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, जनरलाइज बना दिया मैंने, ई है अगर, तो ये ई है। ठीक है, और v2 की वैल्यू, और मैं ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूँ, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन प्लस ले लेता हूँ। तो कोलिजन के बाद मान लीजिए ये कोलाइड किया और कोलिजन के बाद ये ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ पर है ये, जस्ट ऐसे ऊपर जाएगा अभी, है ना, ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो v2 मुझे पता नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 1 कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 है, कोलिजन के पहले भी इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो u1 भी 0 माइनस, अब 2 की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, आपने पॉजिटिव इधर लिया ऊपर, तो क्या बन गया माइनस u। सही है, तो माइनस माइनस प्लस, u चला गया इधर, तो मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना, e टाइम्स u इज इक्वल्स टू v2। समझ में आया? तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, है ना। तो ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन है, ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, अब सुनो सेकंड कोलिजन के बाद क्या होगा। तो आफ्टर सेकंड कोलिजन, मैं यहां लिख देता हूं, आ जाओ, आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो ये जा रहा था ऊपर, कितने वेलोसिटी से, तो v2 से ऊपर जा रहा है, और v2 की वैल्यू क्या हो गई, e टाइम्स u हो गई। ठीक है, अब जब ये लौट कर वापस आता है तो ये पता है आपको कि इतने ही वेलोसिटी से वापस आता है। ओके, तो इधर की वेलोसिटी भी क्या हो गई, e टाइम्स u हो गई। अब सोचो e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू, तो e की वैल्यू e रहेगी, v2 क्या रहेगा, v2 रहेगा जो कोलिजन के बाद आपको पता करना है, आफ्टर सेकेंड कोलिजन, तो ये हो गया v2 डैश। अच्छा, 1 पहले भी मूव नहीं कर रहा था, बाद में भी मूव नहीं करेगा, ये भी 0, लेकिन अब ये जो u है ना, ये e टाइम्स u नीचे है, तो माइनस e टाइम्स u हो गया। सही है, अब देखिए ध्यान से, ये जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, e स्क्वायर u इक्वल्स टू v2। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर सेकेंड कोलिजन दिस इज द आंसर, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन दिस इज द आंसर। तो क्या आप बोल सकते हो आफ्टर थर्ड कोलिजन e के पावर में 3 हो जाएगा, आफ्टर फोर्थ कोलिजन e के पावर में 4 हो जाएगा। तो अगर मैं जनरलाइज इसको बना दूं, आफ्टर n कोलिजन्स, आफ्टर n कोलिजन्स, आफ्टर n कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बोल दो या बॉल बोल दो, जो भी सही लगे आपको, n कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v डैश इज e के पावर में n इंटू u हो जाता है। सही है, जितने कोलिजन उतना पावर 1। तो देखो ये फर्स्ट कोलिजन की बात थी, e के पावर में 1, सेकेंड कोलिजन की बात है, e के पावर में 2, 3 कोलिजन होगा e के पावर में 3, 4 कोलिजन e के पावर में 4, n कोलिजन के बाद e के पावर में n हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक रिजल्ट बन के आ गया। लेकिन ये कब लगाओगे, जब दूसरा सरफेस जो है वो ऐसा रहे जो कभी मूव ही ना करे, है ना, हेवी भी हो, फिक्स किया हो, तभी ये लगाओगे।
ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर एन कोलिजन। अब अगर हाइट के बारे में बात करूँ मैं, हाइट के बारे में, ठीक है, तो चलो हाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप h हाइट से इसको फेंक रहे हैं, h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, मुझे ड्रॉप बोलना चाहिए, यहाँ से आपने ड्रॉप किया, ठीक है ना, ड्रॉप। तो जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे जाते ही इसकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये जो हाइट है ना, ये h है, ये है h, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी √2gh। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है e टाइम्स u, e टाइम्स u हो जाती है, सही है, तो e टाइम्स √2gh हो जाएगा। तो अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं, हाइट के बारे में, तो अब ये हाइट क्या होगा इसका बताओ। अगर e टाइम्स u से अगर ऊपर जाता है तो हाइट क्या अचीव करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक कि मैक्सिमम हाइट आफ्टर कोलिजन, ओके, आफ्टर कोलिजन, मैक्सिमम हाइट आफ्टर कोलिजन। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको h से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैंने h से ड्रॉप किया, h से, ठीक है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, e के पावर n कर देता हूँ मैं, जनरलाइज कर देता हूँ, e के पावर में n u हो जाता है, e के पावर में n u हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, u होगा, और u की वैल्यू क्या होगी, √2gh। तो अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ तो बताओ हाइट को वेलोसिटी से कैसे रिलेट किया जाता था, याद है क्या, h max इज इक्वल्स टू u² बाई 2g, यही हुआ करता था। तो इसकी अब वेलोसिटी क्या हो गई है, e के पावर में n आफ्टर n कोलिजन्स, ठीक है, तो आफ्टर n कोलिजन्स हाइट, एक्चुअली ये मैक्सिमम हाइट ही है, मैक्सिमम हाइट विल बी u के पावर u² बाई 2g, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर में n हो जाएगी, तो e के पावर में n u² बाई 2g, सही है। अब u² बाई 2g की वैल्यू क्या है, h है, जहां से आपने ड्रॉप किया था, जहां से आपने ड्रॉप किया था उसकी वैल्यू क्या है, u² बाई 2g। तो इसको रिप्लेस करना जरा, तो e के पावर में 2n इंटू u² बाई 2g की जगह क्या लिख सकते हो, h। तो कहने का मतलब अगर आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो आफ्टर n कोलिजन उसकी हाइट क्या हो जाएगी, e के पावर में 2n इंटू h हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया h डैश, ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। वेयर यहाँ पे लिख लेना और यहाँ पे भी लिख लेना, दोनों की जगह, वेयर u इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ठीक है, पहले कोलिजन के जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वो लगाओगे, और ये h का मतलब क्या है, h इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम वेयर बॉल ड्रॉप्ड, ठीक है, बॉल को जहां से आपने ड्रॉप किया है वो वाली हाइट होगी। तो देखो दोनों रिजल्ट्स बहुत ही आसान और सिंपल से हैं, दोनों तो एक ही बात होगी, बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो याद कैसे करना है वो भी याद रखना होगा आपको, कि किस रिजल्ट को कहाँ रख के कैसे किया गया वो सब ध्यान रखना है। u अगर u के टर्म्स में बात करोगे तो ग्राउंड के जस्ट पहले वाली जो वेलोसिटी है हिट करने वाली, वो वेलोसिटी यहाँ आएगी, ठीक है। और अगर हाइट को लर्न करोगे तो जहाँ से आपने ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करने के मतलब जब आप ड्रॉप कर रहे हो वो कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हो वो हाइट होगी। तो कोलिजन के बाद उसकी हाइट फिर क्या होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, e के पावर में 2n इंटू h। तो पहले कोलिजन के बाद हाइट क्या होगा, e²h, दूसरे कोलिजन के बाद e के पावर में 4h, वो इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है, तो ये होता है। तो इसीलिए देखो e की वैल्यू लेस देन 1 होती है,
तो अगर लेस देन 1 नंबर का स्क्वायर कर दो तो और छोटा होने लगेगा, तो इसका मतलब जो हाइट है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ऑफ कोर्स ये फील आपको आ चुकी होगी कि अगर आप किसी बॉल को हिट करते हो, मतलब ड्रॉप करते हो, तो ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे 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 होते होते अल्टीमेटली ये रुक जाता है। वैसे इस लाइन पे नहीं जा रहा है, पर क्या है कि एक ही जगह में नहीं बना सकता था, तो यहीं पर ही ऊपर नीचे, फिर कम हाइट, फिर और कम हाइट, फिर और कम हाइट, फिर अल्टीमेटली रुक जाता है। तो मैं आगे कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ कि बताओ कितना उसने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कितनी कवर की रुकने से पहले, ये बताओ। ये तो बड़ा ही मतलब बड़ा सा क्वेश्चन लगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस कैलकुलेट, क्योंकि कितने कोलिजन हो रहे हैं नहीं पता। तो मान लो बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं और आपको कैलकुलेट करना है कि रुकने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट कवर की है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसको कितना टाइम लगा रुकने में, अगर उसने एच हाइट से ड्रॉप किया है तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, तब तक कॉपी कर लो। तो आइए अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो कैलकुलेट करते हैं रुकने से पहले, है ना। रुकने से पहले जैसे आप इस बॉल को यहाँ से गिरा दिए, तो जैसे आप इसको गिरा देते हो तो पहले तो एच हाइट से गिराए हो तो ये डिस्टेंस तो कवर होगी ही होगी। उसके बाद हमने क्या सीखा कि यहाँ से जब ये लौट कर जाता है, मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, ये मत समझना कि इधर बॉल आ गई है। तो जब ये यहाँ से उठ के जाता है ऊपर, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ई टाइम्स यू हो जाती है। तो इसका हाइट क्या होता है, इसका हाइट होता है ई के पावर में n 2n, ई के पावर में 2n इंटू एच, ठीक है ना। तो ये वाली हाइट पहुँचेगी, क्योंकि ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो h से तो छोटा ही होने वाला है। तो मान लीजिए ये यहाँ तक आया, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये फिर से जब ये लौट कर नीचे जाएगा तो इतना डिस्टेंस फिर कैलकुलेट, फिर कवर करेगा ये, है ना। ये डिस्टेंस फिर से, ये दूरी जो है ये फिर से होने वाली है, ठीक है। तो 2 बार होने वाला है ये। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, एक तो h हो गया इसी तरह से h प्लस, अब पहली कोलिजन है तो क्या करोगे, e के पावर में 2n, n की वैल्यू 1 हो गई, इंटू h, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये केवल ऊपर जाने का है, नीचे आने का भी डिस्टेंस होगा, तो उसको एक बार और करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब ये लौट कर आया यहाँ पर, ये लौट कर आया यहाँ पर, तो लौट कर आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई के पावर में 2u। खैर उससे मतलब नहीं है, इसकी हाइट इतनी ही होगी। अब फिर ये वापस भी लौट कर आएगा, उतना ही हाइट कवर करेगा फिर से। तो डिस्टेंस निकाल रहे हो तो जो टोटल पाथ लेंथ है, जिस तरह से जिस रास्ते में वो जा रहा है, वो सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, सही है। तो ई के पावर में 2n हो गया। अब क्या होगा, 2 टाइम्स ई के पावर में n की वैल्यू 1 डाला था आपने, अब 2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एच प्लस, अब फिर से क्या होगा यहाँ पर, e के पावर में 2 क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि लौटने का और जाने का दोनों का जोड़ रहे हो आप। e के पावर में 3, 2 के पावर 2n, n की जगह 3 डालोगे तो 6 हो जाएगा वो, तो 6h, और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको जोड़ेंगे कैसे, ये तो इनफाइनाइट हो गया, बिल्कुल अनंत तक जा रहा है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज अगर बनता है इन्फिनिटी तक, तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये क्या है, जीपी है ना। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये जीपी बन रहा है। तो अगर ये जीपी बन रहा है तो इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, अगर हर बार आप देख रहे हो ई की वैल्यू लेस देन 1 है और वो और बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होते 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 बिल्कुल 0 होगा लास्ट में जाके। तो इसकी सीरीज का सम क्या होता है, पहले मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ, फिर अपने आप ही दिखने लगेगा आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ 2e²h, इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉमन लेने पे अंदर क्या आया 1, इधर क्या आ गया, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया है तो इसको बेसिकली आप डिवाइड करोगे, है ना। तो डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ई के पावर में 2 हो गया, ठीक है, प्लस अब ये 2 से इसको डिवाइड करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो जाएगा। ध्यान रखना ई के पावर में
2 और e के पावर में 6 में आप इसको डिवाइड मत करना, तो यहाँ पे e के पावर में 3 लिख देते हैं बच्चे। 3 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों हुआ, फिर से आपको समझा देता हूँ। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो e के पावर में 6 डिवाइडेड बाई e के पावर में 2 आपका करोगे, तो इसको इससे काट थोड़ी देते हो कि ये हाँ 2 1 जा 2 3 जा, ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत हो गया ना। इसके पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 - 2 इनको ऐसे करते हैं, तो इसलिए e के पावर में 4 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो और आगे क्या आएगा, यहाँ पर आगे आ जाता है e के पावर में 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, अब आपको साफ दिख रहा है कि ये जीपी है, इसको इससे डिवाइड करो e², इसको डिवाइड करो e², इसको डिवाइड करो e²। तो इन्फिनिट टर्म ऑफ जीपी का सम क्या होता है, इसका सम होता है a/1 - r, यही होता है। a हो गया 1, r क्या हुआ, e² हो गया। तो चलो इसको फाइनल आंसर लिख लें, तो h + 2e² इंटू पहला टर्म 1 है बाय 1 - r, r क्या हुआ, e²। सही है। अब इसमें से एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो h - he² प्लस 2e²h डिवाइडेड बाई 1 - e²। अब इन दोनों को सॉल्व करो जरा, इसको और इसको सॉल्व करो। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और इसमें से h को कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर देखिए क्या आ रहा है। इसको आप लर्न कर सकते हो। तो इसमें से h कॉमन ले लिए h, और इसमें से क्या आ जाएगा 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e²। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हो गया कितना, ये हो गया डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कब, जब एक बॉल को आप रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद ये डिस्टेंस कितना कवर होता है, इसकी वैल्यू हो गई। तो ये आप बिल्कुल याद करके रख सकते हो, इतनी डिस्टेंस कवर होती है रुकने से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इन्फिनिटी तक कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा जीपी है जो एक सीरीज बन रहा है, इसीलिए हम लोग ये निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम टू स्टॉप। ठीक है, रुकने का समय, रुकने में कितना समय लगेगा, यही चीज चल रहा है। आपने इसको h से ड्रॉप किया, ये ऊपर नीचे होते 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 कितना टाइम लग रहा है उसको रोकने में। तो याद करो, मैंने आपको टाइम, इसको क्लियर कर देता है। आप काइनेमेटिक्स में सीख चुके हो कि अगर h हाइट से किसी को ड्रॉप करते हैं तो नीचे जाने में टाइम कितना लगता है। तो u 0 है यहाँ पे, है ना, u 0 है, तो u 0 है, तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो h = ½ gt² हो गया, तो 2 चला गया इधर, तो 2h/g का √, ये हो गया टाइम। ये कौन सा टाइम है, h हाइट कवर करने में। तो फिर 2e² h हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 नहीं, e² h केवल ऊपर जाने का, फिर नीचे आने का भी टाइम लेना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये h हाइट ऊपर, h हाइट नीचे, तो 2 बार टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा। सही है, तो उसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। केवल यहां से यहां जाने का जो टाइम है वही टाइम नीचे से ऊपर जाने का टाइम होगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे u = 0 है और हाइट इसको कितना कवर करना है, e के पावर में 2 × h। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 2h/g हो गया ये। ठीक है, तो अब ये वाली हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाली हाइट, तो समझो केवल मैं यहां से यहां का टाइम ले रहा हूं,
तो हाइट कितना है ये e²h। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखो √2 e²h/g। ये 2 क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 नहीं है। अब ये टाइम का कितना कवर हो रहा है? केवल यहाँ से यहाँ, तो उतना ही टाइम उसको ऊपर जाने में भी लगेगा, है ना। तो अब सुनो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम है, 2 टाइम्स इसको कर दिया, ठीक है। फिर से अब हाइट कितना कवर करना है इसको? e⁴h। तो फॉर्मूले में 2 है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में 2 है, ठीक है। तो 2 × e⁴h/g का रूट। अब ये 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि उतना ही नीचे आने में और ऊपर जाने दोनों का सेम टाइम है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स किया। तो आपको पैटर्न देखने लग गया होगा, देखने लग गया है ना आपको, है ना। अब देखिए, अब आप यहाँ पे 2 जो है फिर से लिखिए, 2 टाइम्स 2 × e⁴ था, अब e⁴ होगा, ठीक। तो इसको लिखिए और ऐसे करके मैं इन्फिनिटी बना देता हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पैटर्न क्या दिख रहा है? ये तो ऐसे ले लेता हूँ, चलो 2h/g का रूट ऐसे ले लिया, प्लस यहाँ से 2 और 2√h/g को भी कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स 2h/g, इसको कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है ना, रूट के अंदर। तो अंदर क्या आया? सो देखो अंदर क्या आया, आपने ये तो बाहर ही ले लिया, तो √e² अंदर रहा, तो √e² को क्या लिख सकते हो? e। इसमें √e⁴ रहा, तो वो क्या बना? e²। और इसमें क्या रहा? √e⁴ तो वो क्या रहेगा? e⁴ उसके बाद यहाँ पे 6 के बाद क्या आने वाला है? 8 आने वाला था, है ना। और 8 का भी अगर पावर में हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा? 4, तो e⁴ बन जाएगा, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये क्या चीज है? ये एक जीपी है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ई, है ना। और इन दोनों को डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, तो वो भी वो क्या है? वो भी ई है, तो 1 - e हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे √2h/g को कॉमन ले लेता हूँ, √2h/g को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 2, और यहाँ क्या बचा? e, 1 - e। एलसीएम ले लीजिए, 1 - e और प्लस e का क्या आंसर आएगा? √2h/g इंटू एलसीएम लो, 1 - e प्लस e, तो 1 + e ऊपर, 1 - e नीचे, ये आ गया टोटल टाइम, ठीक है। तो दोनों ही रिजल्ट्स काफी सिंपल हैं, इनको सिंपल रिजल्ट याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल टाइम कितना लगेगा रुकने में, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी रुकने से पहले, ये दोनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे, अब ओब्लिक कोलिजन शुरू करते हैं, ठीक है। ओब्लिक कोलिजन में पहला ही मैं ग्राउंड के साथ दे लेता हूँ, फिर 2 ब्लॉक के बीच में बाद में लूँगा, जबकि हेड ऑन कोलिजन में पहले 2 ब्लॉक के बीच में पड़े थे, फिर ग्राउंड के बीच में पड़े थे, है ना। क्योंकि अभी ग्राउंड फ्रेश है, इसलिए मैं ग्राउंड के ही पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो एक बॉल को अब आप एंगल पे ऐसे फेंक रहे हो, तो क्या ये ओब्लिक कोलिजन का एग्जाम्पल हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन जो है वो ये जो येलो लाइन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका कहाँ पर होगा? जब ये इस पर कोलाइड करेगा तो ये वाली लाइन बन जाएगी इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, पैरेलल नहीं है, इसीलिए ये 2D मोशन होगा, 2D कोलिजन होगा, ओब्लिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो कैसे इसको डील करेंगे आप समझते हैं। तो मैं आपको ये एंगल बता देता हूँ कि ये यहाँ से, ये जो नॉर्मल बनाया आपने, इससे यानी कि वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। और कोलिजन के बाद वो इस लाइन में जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन में ऐसे जा रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से, u से आया, v से चला गया। ये एंगल मैं ले लेता हूं, ये एंगल फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो एंगल अगर दिया है तो ये एंगल पता है, तो ये एंगल क्या होगा ये बताना है।
ये वेलोसिटी दिया है तो ये वेलोसिटी बताना है क्या होगा, ये सब हमें सॉल्व करना है। तो सुनो क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो दिया गया है ई दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि ये जो फर्श है, ये जो सतह है, ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई भी घिसाव नहीं है ना, स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ है। ये दो बातें दी गई है, ई और स्मूथ। तो इन दो बात से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहली चीज कि इसके वेलोसिटीज के कंपोनेंट ले लीजिए आप, है ना, इसको तोड़ दीजिए, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए। तो आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये वाले लाइन अगर आप पैरेलल बनाते हैं ऐसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है। अब सुनो, जब ये यहां जाके हिट करेगा ना, देखो ये मैं दिखा तो यहां से रहा हूं, फिर इधर सामने जाके इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऐसा तो होगा असली में, लेकिन मैं यहां का ही बॉल दिखा रहा हूं। यहां पे जब ये बॉल है ना, ये इस जगह पे कोलाइड करने के जस्ट पहले की बात है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर बना के दिखा रहा हूं। ये मत समझना कि यहां से गेंद आएगी तो यहां आते आते इसकी स्पीड यू ही रहेगी, नहीं, ग्रेविटी है तो वो तो चेंज कर ही देगा, है ना, लेकिन मैं यहां वाली गेंद को यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जस्ट बिफोर ये हाल है, अब जस्ट आफ्टर आपको पता करना है। तो जस्ट आफ्टर के भी दो कंपोनेंट ले लीजिए, तो दो कंपोनेंट ऐसे होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, इन्हीं का रिजल्टेंट v है। तो देखो अभी अगर मैं आपसे ये पूछता कि अगर एक बॉल को मैं u cos थीटा से ऊपर से ऐसे गिरा रहा हूं, तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी e टाइम्स u cos थीटा, यही होगी ना। तो बस इसका भी आंसर यही हो जाएगा, e टाइम्स u cos थीटा हो जाएगा। कोलिजन के बाद ये वाली जो कंपोनेंट है ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, और e टाइम्स u cos थीटा हो जाएगा। अब रहा बात ये वाला कंपोनेंट, इस सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो u sin थीटा ही रहेगा। कब तक, u sin थीटा ही रहेगा, कब तक, जब तक ये स्मूथ सरफेस है। अगर ये फ्रिक्शन होता, इसमें फ्रिक्शन होता तो फिर ये चेंज हो जाता, फिर ये u sin थीटा नहीं रहता, फिर कुछ और हो जाता। तो इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब रोटेशन चैप्टर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक तो ये स्मूथ है, रफ नहीं है, रफ नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, स्मूथ मिलेगा, तो u sin थीटा ही रहेगा। ठीक, ओके। तो ये वाला टर्म, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, मतलब सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, केवल परपेंडिकुलर वाला चेंज होगा, और वो कितना होगा, e टाइम्स u cos थीटा हो जाएगा। तो बस नंबर 1, स्पीड कितना होगा, स्पीड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो v इक्वल्स टू, v की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रूट अंडर e u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये हो गया इसका स्पीड। अब चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, u को बाहर निकाल सकते हो, फिर इधर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ये फिर आगे का मैथमेटिक्स है। अब अगर मैं आपसे पूछता कि ये एंगल कैसे निकालोगे, है ना, ये वाली एंगल, ये एंगल फाई है, तो ये और ये पैरेलल है ना, तो ये वाली लाइन फाई हो जाएगी, सही है, हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये फाई हो गया। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालोगे, नंबर 2, ये एंगल tan फाई कैसे निकालोगे, इसका tan फाई होगा ये वाला कंपोनेंट बाय ये वाला कंपोनेंट, है ना, तो tan फाई इज इक्वल्स टू EU, नहीं, ये वाला कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा है, तो इसको लिखोगे u sin थीटा बाय EU cos थीटा। ठीक है, तो u और u कैंसिल हो गया,
tan थीटा बाई ई हो गया tan फाई। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई ई। तो आपको साफ दिख रहा है कि ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसका मतलब फाई इज ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा व्हेन ई, जब ये इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो, है ना। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब ई की वैल्यू लेस देन 1 ही होता है और 0 से बड़ा। अच्छा, तो फाई इक्वल्स टू थीटा कब होगा, सोचो, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ई इक्वल्स टू 1 हो जाए, when ई इक्वल्स टू 1 हो जाए। सही है, एक बात। तो इसका मतलब जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक होता है, तो एंगल ये वाला और ये वाला बराबर होता है। तो याद करो, आपने पढ़ रखा था एंगल ऑफ ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो रे होती है ना, रे, उसकी इलास्टिक कोलिजन होती है, मतलब उसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है ना। जितनी एनर्जी लाइट की आती है उतनी ही रिफ्लेक्शन के बाद उतनी ही एनर्जी रहती है। अगर ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेता या कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं रहता, फिर इन इलास्टिक हो जाता। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते। तो आई और आर बराबर तभी होते हैं जब इंसिडेंट रे की एनर्जी और रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी बराबर रहो। समझ में आया? तो इसीलिए अगर एनर्जी थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो फिर कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे। तो कितनी एनर्जी जाएगी अगर पता होगा ई टाइम्स, तो आप एंगल भी पता कर पाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, तो आगे डिटेल में पढ़ोगे आप, आगे हायर क्लास में 12th में भी ऑप्टिक्स जब पढ़ रहे होगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको जो पहले पढ़े उससे फील दिलाना चाह रहा हूँ कि आई इक्वल्स टू आर तभी होगा जब इंसिडेंट रे की एनर्जी रिफ्लेक्टेड रे की एनर्जी के बराबर हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब एनर्जी पे बेस्ड ही होता है। तो जब ई इक्वल्स टू 1 होता है तभी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है ना। तो आई इक्वल्स टू आर जब ई इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया एंगल। अच्छा, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ आगे। अब जो बॉल है वो आप ग्राउंड से फेंक रहे हैं और एंगल पे फेंक रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल बनाने वाले हैं, है ना। तो प्रोजेक्टाइल बनाने के बाद जब ग्राउंड के साथ कोलिजन होगा तो उसके बाद रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एच मैक्स क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको निकालना है। तो इसको पहले समझो ध्यान से। क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, है ना, V0 से फेंक रहे हैं। ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो आपने ये पढ़ रखा है कि ये कैसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाकर यहाँ पे गिरता है। आपको ये भी पता होगा क्योंकि एयर से कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलता है, तो जितने एंगल से गया था उतने ही एंगल से जाकर ये इसको हिट करेगा थीटा एंगल से। ठीक है, और उतने ही स्पीड से, अगर ये V0 है तो ये भी V0 से ही इसको मारने वाला है, V0। ठीक, अब सुनो, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया कि अब आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको सिखाया वो यहाँ से शुरू होता है ना। अब ये इतने एंगल पे जाके हिट हो रहा है, तो फिर से ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो इधर क्या होगा, V0 साइन थीटा, और इधर क्या होगा, V0 कॉस थीटा। तो कोलिजन के बाद आपको पता है कि ये जो गेंद है, यहाँ पे अगर गेंद है, इस तरह से गेंद है, तो यहाँ पर जो गेंद है उस गेंद की ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, E टाइम्स V0 साइन थीटा हो जाएगी। सही है, और इधर V0 कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो इससे तो कम हो गया। पहले क्या था, इधर था V0 साइन थीटा था, और इधर क्या था, V0
कॉस थीटा था, है ना, ऐसे था। तो अब इससे तो वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब ये जो रेंज है ना उससे अब आने वाला रेंज कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा में क्या क्या छुपा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यू स्क्वायर को अलग अलग कर दो तो एक में यू कॉस थीटा बन जाएगा, एक में यू साइन थीटा बन जाएगा। तो क्या ये 2 यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या ये 2 यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी लिखा हुआ है, ये भी तो रेंज का फॉर्मूला हो गया, सही है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2 वी नॉट, मैं x को पहले लिख लेता हूं, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये हो गया रेंज। अब अगली बार में y चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला चेंज हो रहा है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, e टाइम्स वी नॉट आ जाएगा। तो अगर अब मैं इसको R1 बोल देता हूं, ये वाला पोर्शन, ये R1 है, तो आने वाला R इससे तो कम होने वाला, ये पता चल गया, क्योंकि E की वैल्यू कम होती है 1 से, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू छोटा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। तो मैं आने वाला जो डायग्राम है उसको ऐसे बना सकता हूं कि अब इसका रिजल्टेंट जो बनेगा उधर जाएगी वेलोसिटी इसकी, है ना, और अब जो रेंज है और जो हाइट है वो भी कम हो जाएगा। फिर आने वाला फिर से और जो है वो हाइट और रेंज कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली रुक जाता है। तो ये आप खुद से भी देखे होंगे कि अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे टप्पा खाते खाते छोटा होता है, छोटे छोटे, अल्टीमेटली वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आप बताइए क्या होगा, फिर यहाँ पर वो एंगल बनेगा, है ना। तो अब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ देखो, ये तो चेंज होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है तो इधर वाला पोर्शन वी नॉट कॉस थीटा रह गया, है ना, और ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा, एक और ई आ जाएगा, तो ई स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे एक और कोलिजन होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ई के पावर में 3 वी नॉट साइन थीटा, और इधर वी नॉट कॉस थीटा। तो देखो आपको पता है कि ई के पावर में n होता है, वेलोसिटी ई के पावर में n टाइम्स हो जाता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा होने लगेगा। तो रेंज इसकी क्या होगी, ये वाली रेंज अगर मैं ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको ले लेता हूँ R2, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगी 2 वी नॉट कॉस थीटा इंटू ई टाइम्स वी नॉट साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो ये क्या है R1, तो यहाँ पे केवल E दिख रहा है, तो E टाइम्स R1 हो जाएगा। आगे E स्क्वायर हो गया, तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट, R3 इज इक्वल्स टू V2 वी नॉट कॉस थीटा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, केवल यही चेंज होगा बार बार। तो ये कितना बन जाएगा, ई के पावर में 3 वी नॉट साइन थीटा बाय जी। तो इसमें से ये वाले टर्म से अगर मिलाओ, R1 से मिलाओ अगर R1 से, तो 2 वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा बाई जी है, इसमें भी 2 वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा बाई जी है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, ई के पावर में 3 है, सॉरी ई के पावर में 2 है, मैंने पहले ही 3 लिख दिया, ई के पावर में 2 होगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर में 2 इंटू R1, है ना, ये R1 है, ये R2 है। तो देखो आप अगर जनरलाइज बनाना चाहें तो ये अगर 2 है तो ये 1 है, ये अगर 3 है तो ये 2 है, इसका मतलब आफ्टर n कोलिजन्स, तो रेंज आफ्टर n कोलिजन इज ई के पावर में n-1 इंटू R1 होगा। तो अगर मैं यहाँ से चौथा निकालना चाहता तो मैं बार बार नहीं क्या करूँगा,
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मुझे निकालना है, फोर्थ निकालना है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोस हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 टाइम्स पहला क्या है, पहला ये वाला है जितने से आपने फेंका था। तो समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल सा फॉर्मूला नहीं है। अगर रेशियो पूछा जाए तो आप रेशियो निकाल लेंगे। ये E, तो ये 1:E/E² के पावर में 3 ऐसे होता जाएगा रेशियो लिख लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब अगर टाइम पूछा जाए, ये रेंज हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है किस पर डिपेंड करता है? एक्स पे तो डिपेंड करता है नहीं, केवल वाई पे डिपेंड करता है। तो आपको पता चल चुका है कि केवल इसका अगर रेशियो पूछा जाए या ऐसे n पूछा जाए तो ये क्या बनेगा, e के पावर में n-1 टी है। सेम ही रहेगा दोनों का दोनों, ठीक है, सेम ही रहेंगे दोनों को दोनों। तो अब सुनो ध्यान से, रेशियो पूछा जाए तो T1:T2:T3:T4, मतलब ये पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको साफ पता चल रहा है कि केवल और केवल ui पे ही डिपेंड करता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या, जरा याद कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/g, ये होता है ui। तो ui पे ही डिपेंड कर रहा है, और वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है, e के पावर में n टाइम्स डिपेंडेंसी है। तो ये हो जाएगा अगर 1, तो दूसरा टाइम हो जाएगा e, तीसरा हो जाएगा e², चौथा हो जाएगा e के पावर में 3 एंड सो ऑन। उसी तरह से रेंज भी होगा। रेंज में देखो केवल n आ रहा है, e की पावर आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट की कहानी। अब hmax की बात करें, अगर hmax, तो अगर ये पहला hmax है, ये वाला hmax है पहला, तो दूसरे में क्या आएगा ये बताना है, तीसरे में क्या आएगा ये बताना है, चौथे में क्या आएगा ये बताना है ना, ऐसे ऐसे। तो hmax किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल uy पे डिपेंड करता है। कितना होता है वो, uy²/2g होता है। तो uy इस तरह से वेरी कर रहा है, सही है। तो इसको सॉल्व कर लें, तो आ जाता है e के पावर में, अगर सेकेंड कोलिजन या फोर्थ कोलिजन या ऐसे लिखा हुआ है तो पहले कोलिजन के बाद e के पावर में n आया, दूसरे कोलिजन के बाद तो e आया, फिर दूसरे के बाद 2 आया, तीसरे के बाद 3 आया। तो n पे डिपेंड कर रहा है। तो e के पावर में n इंटू वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन का होल स्क्वायर बाई 2g, इस तरह से निकल के आएगा आफ्टर n कोलिजन्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, केवल एक ही चीज याद रखना है कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है। तो पहले कोलिजन के बाद ev, दूसरे कोलिजन के बाद e²v, और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल वाला सेम टू सेम रहेगा। कारण क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। बस ये 2 बात आपको समझना था, ठीक। उसके बाद आप रेंज निकाल लो, hmax निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, कुछ भी आप कैलकुलेट कर से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नोट डाउन कीजिए। अच्छा बच्चों, इसमें मैं कन्फ्यूजन ना है इसलिए मैं बात एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लगेगा कि मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। तो देखिए, अगर मैं इसी तरह से तोड़ के करूँ, ये R1 लिखा, ये R2 लिखा, ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो H1 अगर आपने लिखा तो आपने क्या लिखा, u² sin²θ/2g, ठीक है। अब H2 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e, है ना, e टाइम्स u, तो e² u² sin²θ/2g। तो ये टर्म क्या हो गया, H1 हो गया, सही है।
तो ये ई स्क्वायर H1। उसके बाद H3 कैसे लिखेंगे, H3, तो H3 होगा इसका स्क्वायर, सही है। तो e के पावर में 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो ये क्या बना देखो, e के पावर में 4 इंटू H1 बना। अब अगर रेशियो लिखेंगे तो रेशियो अगर पूछ देता मैं आपसे तो रेशियो कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ H1:H2:H3:H4। तो ये अगर 1 है तो ये इसमें ई स्क्वायर आ गया, देखो इसमें ई के पावर में 4 आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ई के पावर में 6 है, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रेशियो देखो क्या है, 1:E स्क्वायर, 1:E स्क्वायर पहले आ गया इसमें, ठीक है। तो इसकी जो रेशियो है वही इसकी भी रेशियो है, मैंने पहले ही बता रखा है, रेंज का भी रेशियो ऐसे ही आता है, क्योंकि वो यू वाई पे ही डिपेंड करेगा, वो भी है ना, बाकी सारे टर्म तो सेम ही है। तो ये रेशियो रेंज का भी है, ये रेशियो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी है, लेकिन हाइट का रेशियो जो आता है वो 1:E स्क्वायर E के पावर में 4 E के पावर में 6 आता है। तो ये मैक्सिमम हाइट की रेशियो है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो है, और रेंज की भी रेशियो यही होगी, ठीक है। चलिए अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आई थिंक। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगर आपको इस तरह से पूछा जाए, जैसे इसमें रेंज दिया जाए, एक सवाल लेते हैं, अगर इस तरह से एक सपोज u 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर फेंका जाता है ना, और इससे जब ये कोलाइड करता है तो दूसरा रेंज ऐसे आ रहा है, ठीक। अगर e की वैल्यू 0.5 है तो आपको बताना है कि ये वाले रेंज और ये वाले रेंज का रेशियो क्या है, ठीक है। फाइंड R1 is to R2। अब देखो आपको वैल्यूज दे दिया गया है, तो आप ये नहीं कि सॉल्व करना शुरू कर दो, नहीं, क्योंकि हम लोग रिजल्ट पीछे डिराइव कर रखे हैं। क्या डिराइव कर रखे हैं कि रेंज का रेशियो क्या आता है बच्चों, मैंने कहा था आपको कि आप नोट डाउन कर लेना खुद से, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा वही रेंज का होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो जो वर्टिकल वाला e टाइम्स हो रहा है उसी के कारण रेंज भी चेंज होगा। तो ये 1:E स्क्वायर E क्यूब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो क्योंकि दो का रेंज का रेशियो निकालना है तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको करना है R1 R2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1:E, और E की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है। तो जब हम 0.5 रखोगे तो 1:0.5 मतलब 1/2 मतलब 2:1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको रेशियो पहले ही कैलकुलेट करके रखवा दिया था, ठीक। अब इसी चीज को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन बना दूं या टेढ़ा करके इसको स्टडी करूं, तो कैसे होगा, वही अगला स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बस लिख के बता देता हूँ क्या कराने वाला हूँ, कि सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ठीक है, और अब आप यहाँ से h हाइट ऊपर से चीज़ को गिराते हो, किसी भी बॉल को गिराते हो, तो यहाँ से गिरने के बाद होगा क्या, थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो क्या ये भी ऑब्लिक कोलिजन है, बिल्कुल ऑब्लिक कोलिजन है, मैंने आपको बता रखा था कैसे। तो इसकी कॉमन नॉर्मल LOI लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही फोर्स लगता है, और वही उसी के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज है वो ई टाइम्स चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से यहाँ गिर रहा है ऐसे, तो इसके अगर दो कंपोनेंट्स किए जाए, ठीक है, ये वेलोसिटी को मैं V0 लिख देता हूँ, V0। अगर ये h से गिरता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh, ठीक है, 2gh। अब सुनो ध्यान से, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा V0 cos थीटा, ठीक। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, V0 sin थीटा,
ठीक है। तो क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये स्मूथ दिया रहेगा, हर बार आपको स्मूथ दिया रहेगा, और अगर रफ दिया है तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये चेंज नहीं होगी, नहीं, फिर वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगा वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर ये वाली सरफेस स्मूथ है तो पूरे टाइम वी नॉट साइन थीटा ही रहने वाला है, ठीक है, और ये वी नॉट कॉस थीटा हो गया। तो आपको पता है कि ये वाला बस ऊपर आके चेंज हो जाएगा कितने टाइम्स, ई टाइम्स वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अब अगर ऐसे इसको इस तरह से देखो तो ऐसे जाएगा ये, है ना, ऐसे, तो इस तरह से जाना चाहेगा लेकिन फिर ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, यूं यूं यूं, ऐसे इसकी रेंज होगी, ठीक। तो रेंज क्या होगा इसको फाइंड करना है हमें, ये हो गया R1, इसको रेंज फाइंड करना है, आगे R2 वगैरह सब फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करें, यहाँ ये वाला टर्म चेंज नहीं हो रहा था, वी नॉट साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए पूरे टाइम वो कांस्टेंट रह रहा था। बट अब जब यहाँ रेंज निकालोगे तो ये ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट आएगा, याद करो इंक्लाइन प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल पढ़े थे हम लोग, है ना, तो ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, जी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो इधर भी जी साइन थीटा हो जाएगा और इधर जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप रेंज जब निकालेंगे ना तो फिर यहाँ पे ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ओके। तो आपको ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही चीज़ मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो ये था बेसिक जो आगे मैं कराने वाला हूँ, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोलिजन विद द फिक्स्ड स्मूथ वेज। फिक्स है इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा, स्मूथ है मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ये वेज है। तो यहाँ से अगर h हाइट से इसको गिराते हैं तो v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh, सही है, h हाइट से गिर रहा है, यहाँ पहुँचते हैं √2gh हो गया। अब क्योंकि आप LOI निकालेंगे यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालेंगे, उसी के अलॉन्ग E टाइम्स v जो वेलोसिटी से हिट कर रहा है उसका E टाइम्स हो जाता है और उल्टा हो जाता है ना। तो मैंने एक्सिस ले लिया, एक x एक्सिस इधर और इधर ले लिया y एक्सिस, तो इस डायरेक्शन को प्लस x लिया गया है और ऊपर के डायरेक्शन को प्लस y लिया गया है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ गया v नॉट साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ गया v नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आता है, ये मैंने बता रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये हो जाएगा ई वी नॉट कॉस थीटा। तो ये कोलिजन के पहले है, ये दोनों कोलिजन के पहले है, जस्ट जब ये यहाँ पे पहुँचता है उस समय इसकी वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट साइन थीटा, है ना, यू एक्स की वैल्यू हो गई वी नॉट साइन थीटा और वी नॉट की वैल्यू क्या है, √2gh, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, ई वी नॉट कॉस थीटा, ई वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट की वैल्यू क्या है, √2gh, ठीक है। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तभी तो आप रेंज निकाल पाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ यू वाई पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ जी की भी दो कंपोनेंट हो गए, जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा दोनों। अच्छा, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी होना है 0, सही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाना और नीचे जाने का टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 0 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, v इक्वल्स टू 0 कर दो तो u माइनस AT इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू u बाई a हो जाता है। तो ये वाला आपको y डायरेक्शन में देखना है, तो ये केवल ऊपर जाने का है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ऊपर पे 0 होता है। अब नीचे आने का भी टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2uy बाई ay हो जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो मैंने 2uy बाई ay कर दिया, ui की वैल्यू यहाँ से रख दो, ई वी नॉट कॉस थीटा, और वी नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो हो जाएगा 2e√2gh कॉस थीटा, और ay की वैल्यू क्या है, ay की वैल्यू g कॉस थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2e√2gh बाई g। सिंपल हो गया यहाँ तक। तो टाइम मैंने निकाल लिया। अब रेंज का फॉर्मूला केवल ux इंटू टी नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो आप लिखोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन x डायरेक्शन वाला। तो ux की वैल्यू क्या हो गई, वी नॉट साइन थीटा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या है, √2gh इंटू साइन थीटा। अच्छा, ay की वैल्यू क्या है, ay की वैल्यू है ax की वैल्यू है
जी साइन थीटा, तो हाफ जी साइन थीटा। अच्छा, टी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे रखना है, टी की वैल्यू यहाँ से रख दी है। ओके, अब देखते जाओ, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ए की वैल्यू ये है, टी स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 4EH साइन थीटा 1 प्लस ई, ये आएगा। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है, फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, ताकि आपको बार बार डिराइव करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इस पे अगर आपको क्वेश्चन में दूंगा तो केवल मैं हाइट दे दूंगा और ये एंगल दे दूंगा, और साथ ई में चाहिए, उसके बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको कॉपी करो, इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। तो आइए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक डेटा लेकर बस इसको चेक कर लेते हैं। एच को ले लो 5 मीटर, थीटा को ले लो 37 डिग्री और ई ले लो 0.5। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया जाए, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में एंगल दे दें 37 है ना, और हाइट दे दें 5 मीटर से इसको गिरा रहे हैं, तो बताओ रेंज क्या होगी, पहली रेंज क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो रेंज निकालने का अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, अदरवाइज इतने सारे काम आपको फिर से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4EH इंटू साइन 37 इज 3/5 1 प्लस 0.5। ठीक है, तो इसको काट लो, 5 5 कट गया, ये दोनों कट गए, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इंटू 1.5 हो गया, 6 इंटू 1.5, तो 15 6 90, 9 हो गया, 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप केवल याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी वॉल के साथ इसका अगर एक कोलिजन हो, प्रोजेक्टाइल और वॉल, ये दोनों मिला के मैं आपको थ्योरी देता हूँ। ठीक है, आइए तो अब करेंगे कोलिजन विथ फिक्स्ड स्मूथ वॉल इसके साथ। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको आपने ऐसे फेंका था। ठीक है, यू वेलोसिटी थीटा एंगल से, तो ये ऐसे जाता, लेकिन इसके रास्ते में आपने क्या किया, एक दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, ऐसे वॉल खड़ी कर। ठीक है, तो देखो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से होगी, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे टेंजेंट बनाओ तो ऐसी होगी कुछ, है ना, इस जगह पर ऐसे इसकी वेलोसिटी होगी। तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, इसको अगर ऐसे मैं खड़ा कर दूं ऐसे इस तरह से, तो ये कुछ ऐसा है, बिफोर कोलिजन, बिफोर। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ऐसे ले लेते हैं। तो ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं Vy। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं Vx, V का x कंपोनेंट। ठीक है, अब सुनो, कोलिजन के बाद, बिफोर में ई होगा, कोलिजन के बाद आपको मैंने क्या बता रखा है कि हमेशा सरफेस का जो लाइन ऑफ मोशन होता है, लाइन ऑफ मोशन, उसी के डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है वही चेंज होता है, क्योंकि उधर ही फोर्स लगता है। तो लाइन ऑफ मोशन यहाँ पर, ये लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग फोर्स लगता है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही ई टाइम्स वी होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाली वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। सही है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये वाली जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगी, और वो कितना हो जाएगा इधर ऐसे, ई टाइम्स वी एक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये अभी भी वी वाई ही है। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा कोलिजन के बाद, ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ये कोलिजन के बाद इसकी हालत कैसी होगी, ये ऐसे जाकर ऐसे कहीं पे गिरेगा। ठीक है, ऐसे।
तो आपसे अगर ये जानकारी दिया जाए कि ये x1 है, बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। और ये वाली वैल्यू x2 है, तो ये x1 x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगी, चाहे आप रास्ते में दीवार रखे या ना रखे, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगी। तो मैं यहीं से इस काम को करना शुरू करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो इसमें लिखोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज, ठीक है। यही काम आगे करने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले की कितना था इस कंडीशन के लिए देखोगे तो क्या था, तो चलो मैं लिख देता हूँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t था, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ का मतलब ये वाला टाइम t2 है। तो आप t को क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, और t की वैल्यू क्या होगी 2u साइन थीटा बाई जी। ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि आपने u से फेंका तो u साइन थीटा तो वही रहेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहा। अब t1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको u cos थीटा यहाँ तक पता है कि u cos थीटा ही रहा यहाँ तक, है ना, हॉरिजॉन्टल थोड़ी चेंज होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है x1, स्पीड कितना है u cos थीटा। t2 कैसे निकालोगे? ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x2, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अब क्या हो गई है e टाइम्स vx, तो e टाइम्स u cos थीटा, ठीक है। इनमें से कोई एक जानकारी अननोन होगा और आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसको आपको समझना है। तो इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं लाना है कि मैं पूरी तरह से सॉल्व करूं, कोलिजन लगाऊं, कुछ नहीं करना। टाइम ऑफ फ्लाइट को सेम कर दो, तो जो यहाँ से यहाँ का टाइम है प्लस यहाँ से यहाँ का टाइम वो सेम रहेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, है ना, और एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हुआ उसके कारण आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वैल्यू लिख कर दे देता हूँ आपको, उसको ट्राई करना आप, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू मैंने दे दिया है, थीटा कितना है 37 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप इसको 37 डिग्री से फेंकें विथ 50 मीटर पर सेकेंड, और x1 की वैल्यू है 180 मीटर, और e जो यहाँ से मिल रहा है e वो है 0.5। तो बताओ x2 क्या होगा, कहाँ जाकर ये बॉल गिरेगा, ऐसे सवाल आता है। अगर आप ऐसे फेंक रहे हैं तो कहाँ जाके वो गिरेगा, अगर आप यहाँ से फेंकेंगे तो ये इधर जाके गिरेगा, यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये सवाल है, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अगर आप रास्ते में दीवार मिल जाए तो बताओ ये कहाँ जाके गिरेगा, मतलब x2 यहाँ से कितने दूर पे होगा, या यहाँ से अगर पूछा जाए तो x1 माइनस x2 कर देना। तो x2 कैसे नहीं निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ, 2u साइन 37 बाई जी इक्वल्स टू x1 बाई u cos थीटा 50 इंटू cos 37, x2 निकालना है, e कितना है हाफ, u कितना है 50, cos 37 कितना है 4/5। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर x, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ पता है तो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस बता देता हूँ आपको। स्पेशल केस में अगर
ई इक्वल्स टू 1 है, मतलब कोलिजन अगर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो इलास्टिक कोलिजन होने से आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण बताता हूं, अगर E इक्वल्स टू 1 है तो अगर Vx से टकराया तो Vx से ही वो लौट कर भी आ रहा है। इसका मतलब अगर रास्ते में अगर दीवार नहीं होती तो जहां वो जाता ना उतना ही आप इसका मिरर इमेज बना लीजिए पीछे, ठीक है। तो ऐसा है, देखो ये है दीवार, है ना, यहां से आपने ऐसे फेंका तो मान लो ये ऐसे जाता है ना, ऐसे कंप्लीट करता है, तो इसी का इतने ही डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस यहाँ से है, सपोज ये x2 है, तो इतना ही डिस्टेंस इधर भी जाएगा x2, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ जाके गिरेगा। तो ये अगर x1 है, ये x2 होगा, तो x2 आप निकालोगे कैसे, ये u ये थीटा, तो x2 निकालने के लिए अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कारण सुनो, कारण ये है कि यहां से यहां तक तो ये रेंज ही होगा, तो x2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रेंज माइनस x1, बस खत्म, ठीक है। तो कभी भी E इक्वल्स टू 1 हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, तो आपको क्या करना है, रेंज में से, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज होगी, जैसे अगर दीवार नहीं होती वो वहीं जाता, ठीक है, और वहां से लौटकर इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बात हो गई। ये आप प्रोजेक्टाइल में भी कर सकते थे पीछे, अगर ऊपर से फेंक रहे हैं और दीवार आ जाए ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऊपर से फेंक रहे हैं इसको, है ना, ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये ऐसे जाना चाह रहा है, पर रास्ते में अगर दीवार आ जाए, दीवार, तो ये जहाँ जाता ना उतने ही इधर आप बना दो ऐसे, तो इतने इधर वो गिरेगा, तो इसकी टोटल ये रेंज हो जाएगी, और ये वाली दूरी जो है वो वही दूरी इधर की होगी। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस गिवन है तो रेंज में से माइनस कर दो तो x आ जाएगा, x इक्वल्स टू r माइनस डी हो जाएगा। तो तभी ट्रू है जब इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है, तो फिर आपको ये करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को सेम कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गई कहानी वॉल और इंक्लाइन प्लेन से कोलिजन की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ जो ऐसा जेई में आया हुआ था, ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ। उसके पहले अगर E इक्वल्स टू 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो क्या चेंज होगा, क्या कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ आपको। E अगर 0 है तो आइए वॉल के साथ इसकी इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके पहले जो मैंने थ्योरी आपको दिया है, जरा एक बार रिकॉल कराता हूँ। ये अगर ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल अगर आ रहा था ऐसे, याद करो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अगर थीटा एंगल पर है ऐसे, है ना, यू या वी नॉट जो सही लगे ले लो। तो कोलिजन के बाद क्या होता था, कोलिजन के बाद ये ऐसे चला जाता था ना, ऐसे फाई एंगल पे, याद है, कोलिजन के बाद ऐसे वी वेलोसिटी से चला जाता था, है ना। तो कैसे इसको क्या करते थे, इसको करते थे, इसके दो कंपोनेंट ले लेते थे, ऐसे और ऐसे, और इधर वाले कंपोनेंट को, इस डायरेक्शन वाले को क्या कर देते थे, ई वी नॉट, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता था, सही है, और इधर क्या होता था, वी नॉट साइन थीटा, ये वही रह जाता था, है ना, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस था। अब अगर E इक्वल्स टू 0 है, नोट नंबर 1 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब E इक्वल्स टू 0 है, तो क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि E 0 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, देखिए ध्यान से, कोलिजन के पहले ऐसे था, ठीक है, इसको Vx लिख लो और इसको Vy लिख लो, ठीक है ना, ये बिफोर था। कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये वाला पोर्शन जो ऊपर चला जाता था ये अब 0 हो गया, लेकिन एक ये वाला रह जाएगा, है ना, ये जो Vx था ये रह जाएगा,
ये रह जाएगा, तो ये ऐसे जाता जाएगा, है ना, सरफेस के अलॉन्ग जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। लेकिन वहाँ जब हम लोग पढ़ते थे दो ब्लॉक्स के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन, तो दोनों चिपक जाते थे। यहाँ ये चिपकने वाला नहीं है, ये मैं समझना कि इस सरफेस पे जाके वो चिपक जाएगा, नहीं, इस सरफेस के अलॉन्ग जाने लगेगा। और अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो उसकी स्पीड वही रहेगी पूरे टाइम। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ग्राउंड के साथ इसकी आप कोलिजन कराएंगे तो फिर ये इसी रास्ते में ही चलता रहेगा। ठीक, तो इसको आप सेकेंड रिजल्ट से डिराइव कर सकते थे। tan फाई क्या होता था, tan थीटा बाई ई होता था। तो अगर ई 0 है तो फिर फाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, tan फाई इन्फिनिटी। इसका मतलब फाई क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही चीज़ तो मैं भी बता रहा था आपको, ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया और ये प्रूव हो गया बाई व्यू, है ना, देख कर आप इसको इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0 और सरफेस के अलॉन्ग पार्टिकल चलता जाएगा। तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे डायग्राम बना के पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा जेईई एडवांस में एक बार आया हुआ था क्वेश्चन। देखिए क्या है, यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 3√3 है और यहाँ से यहाँ तक √3 है। एक पॉइंट इस जगह है ए, इस जगह का पॉइंट का नाम है बी और यहाँ का पॉइंट का नाम है सी। यहाँ से एक m मास का पार्टिकल छोड़ दिया जाता है m, ठीक है, इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि जब ये बी पर पहुंचेगा तो जब ये पहले वाले इंक्लाइन ऊपर वाले को जब ये छोड़कर दूसरे वाले पे जस्ट पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर यहाँ का कोलिजन नंबर 1 परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब E0 है। अगर E0 है तो बताओ B का वेलोसिटी क्या होगा, B पर वेलोसिटी क्या होगा और C पर वेलोसिटी क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो पहले तो आपने यहाँ पे रिलीज किया, इसको क्या किया, रिलीज्ड। तो अगर आपने रिलीज किया तो यहाँ पे स्मूथ है, पूरा इंक्लाइन प्लेन हर जगह स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये वाली जो हाइट है h, है ना, h, इसी के कारण इसको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी। तो जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ क्या होगी, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर विल बी √2gh, क्योंकि देखो आप h हाइट से ही गिरा रहे हो। तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ ट्राइंगल से 60 डिग्री है, √3 है, तो ये क्या होगा, √3 tan 60, √3 tan 60 है ना। तो tan 60 भी √3 होता है और एक √3 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो इसका आंसर हो गया √60 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जस्ट बिफोर एक तरह का कोलिजन हो गया, जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो जरा इस सरफेस को देखो ध्यान से, यहाँ पर है, पर सवाल लिखा है कि जब 1 को छोड़ के 2 के पास पहुँचता है तब बताओ क्या होगी अगर E0 है। तो आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये वाला डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिखेगी, ये हो गई V0। समझ आ रहा है, देखो अगर ये ऐसे जाता तो ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पर आते ही सरफेस चेंज हो गया। तो ये डायरेक्शन है V0 की। अब आपको एंगल चाहिए, ध्यान से देखना एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए ये लाइन मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये एक लाइन बना देता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये 30 डिग्री हो गया, सही है, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। और ये एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सही है। तो टोटल अगर 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल 30 हो गया। ठीक, अब मेरे लिए काम आसान हो गया। देखिए कैसे, ये जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, और ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V0 और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको इसके कंपोनेंट्स लेने हैं, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, V0 sin 30 और इधर क्या हो जाएगा, V0 cos 30। तो कोलिजन के पहले है ये, कोलिजन के बाद क्या होगा,
अगर ई 0 है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0, खत्म। ठीक है, तो देयरफॉर वेलोसिटी एट बी क्या होगा, केवल और केवल v0 cos 30, केवल यही होगा। आई बात समझ में? क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो जैसे ही वो टकराता है तो उसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी, किसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये इसका लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, और ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना, ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, LOI है ये। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग E टाइम्स स्विच हो जाता है, तो E तो 0 है, इसका मतलब इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ B कितना हुआ, v0 cos 30, v0 कितना था, √60, और ये कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको रूट के अंदर ले लेते हैं, तो रूट के अंदर लोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको काट लो, 15 3 जा 45, तो √45 मीटर पर सेकेंड कहाँ पर है, B पर है वेलोसिटी। अब C पे कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। पर एनर्जी कंजर्वेशन कब का लगाएं, क्या मैं यहाँ वाला लगाऊं, मतलब क्या ये √60 लें इनिशियल वेलोसिटी, या √45 लें इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप कंजर्वेशन कहाँ करेंगे, B और C पर करने वाले हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, ये या ये। तो आंसर इज कोलिजन के बाद ही आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि जब कोलिजन होता है ना तो एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद लगा सकते हैं, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के बाद ही लगाना पड़ेगा आपको। आने वाले टॉपिक में यही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पर कोलिजन के बाद ही आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आने वाला इम्पल्सिव जब पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन होगी इस पर। अब C पर कैसे करें कंजर्व, इसका मतलब आपको यहाँ से कंजर्व करना होगा, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ना कि ये होगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब C के लिए कैसे करोगे, C के लिए फॉर C मतलब यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ही कंजर्व कर लेना। तो U एट B प्लस KB इक्वल्स टू UC प्लस KC, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लेता हूँ, ये रेफरेंस ले लेता हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, तो आपको ये वाली हाइट चाहिए होगी। ये हाइट कैसे निकालोगे, तो फिर से ये डिस्टेंस है और ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 tan 30, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 कट के ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कितना है, 3 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, mgh, और इसको लिखोगे ½ m वेलोसिटी ऑफ B लिखोगे, और पोटेंशियल एनर्जी 0 ½ m वेलोसिटी c²। चलिए mm काट लीजिए, ठीक है। G कितना हो गया 10, h कितना हो गया 3, प्लस ½ वेलोसिटी ऑफ B कितना हो गया, √45 का स्क्वायर 45, ½ वेलोसिटी ऑफ C आपको निकालना है, ठीक है। तो हाफ काट के यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 हो गया ये, प्लस 45 इक्वल्स टू V एट C, तो 105 हो गया ये, √105 इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि इनइलास्टिक कोलिजन होने के बावजूद भी वो चिपकता नहीं है, और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वही कंटिन्यूड रहेगा अगर स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखा। अच्छा, 1 मैंने ये पूछा था, 2 अगर मैं पूछता, नंबर 2 अगर E इक्वल्स टू 1 हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, तब ये दोनों कैसे निकालोगे, वेलोसिटी एट B एट वेलोसिटी ऑफ C कैसे निकालोगे। तो अंतर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट था ना, जो इधर आते ही इसको आपने 0 कर दिया था, अब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर भी आ जाएगा, E टाइम्स V0
साइन 30, ये आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू वही रहेगी जो √60 थी। ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात हो गई। फिर आगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे। ठीक है, कब? लेकिन E = 1 होगा तब। E = 0 है तो ये वाला कॉम्पोनेंट ये कंज्यूम कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो सिर्फ कॉस वाला कॉम्पोनेंट ही रह जाता है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। चलिए, तो ये भी एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।